आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति, अभि, अधि, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आज की क्लास के आपके सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बताइए अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर हम बात करें अध्यात्म शब्द की तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है अधि। इसमें क्या है? उपसर्ग है। और ये और भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अकर्मक क्रिया है, पीटना, सोना, पाना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। और आज की क्लास से आपको ये भी पता चल जाएगा कि बीपीएससी किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए आपको यहाँ पर अकर्मक क्रिया पूछा गया है। अकर्मक क्रिया की बात करें, जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का कर्ता पर कोई प्रभाव ना पड़े, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अगर हम बात करें, अगर आपका उत्तर क्या और किसको से, क्या और किसको से, क्या और किसको लगाने से, क्या और किसको लगाने से न आए, अगर आपका उत्तर क्या और किसको लगाने से न आए तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अगर आपका उत्तर क्या और किसको लगाने से आ जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अगर हम आते हैं ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। आप यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं, सोना, क्या सोना, तो आपको क्या और किसको लगाने से उत्तर नहीं मिलेगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। इसके अन्य उदाहरण की बात करें, हंसना, रोना, ये सभी किसके उदाहरण? अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, कर्ता कारक चिन्ह का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, राम ने रोटी खाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गुणवाचक विशेषण है, सब, चार, कुछ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए अगर हम बात करें गुणवाचक विशेषण की तो पहला ऑप्शन नहीं है हमारा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं है, तो पांचवा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला, उपरोक्त में से कोई भी इनमें से गुणवाचक विशेषण नहीं है। 4 की बात करें संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। कुछ की बात करें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन हमारा पांचवा सही होने वाला है, उपरोक्त में से कोई भी इनमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अव्यय है, बुढ़ापा, बूढ़ा, ऊपर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आपको अव्यय पूछा गया है। अगर हम अव्यय की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, ऊपर क्या है हमारा? अव्यय। और कौन सा अव्यय है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगर हम बुढ़ापा की बात करें, बुढ़ापा हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आज की क्लास में जो भी आपको इंपोर्टेंट पॉइंट लग रहा है फ्रेंड्स, अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर किया कीजिए। आप हमें बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इससे क्या है कि हमारा मनोबल भी घटता जा रहा है। अब आता है अपने क्वेश्चन पर। हमारा छठा क्वेश्चन है, देशज शब्द है, लात, खुरपी, भात, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से देशज शब्द कौन सा है। अगर हम देशज शब्द की बात करें तो ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक क्या है? इसमें देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द देश में जन्मे हो और आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लात, खुरपा, फावड़ा, ये सभी क्या है? ये सभी देशज शब्द है। किसके उदाहरण? देशज शब्द के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? आंसू, दर्शन, प्राण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आपको यहाँ पर शब्द बताना है कि जो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा 4 सही होने वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर हम यहाँ पर प्रयोग करके देख लेते हैं वाक्य में, आंसू
निकल गए, तो ये भी क्या है, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। दर्शन किए गए, ये भी सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और प्राण निकल गए, ये भी सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर 4 सही होने वाला है। और एक कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, आपको सबको समझ में आ जाए किस तरह से बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आस, अ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय। अगर हम मिठास शब्द की बात करें तो इसमें क्या है, ऑप्शन हमारा 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 और 5 भी नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। आस क्या है, इसमें प्रत्यय लगा है। अगर हम मूल शब्द की बात करें, मूल शब्द इसमें क्या है, मीठा, इसमें क्या है, मीठा इसमें मूल शब्द है। इसमें क्या जुड़ा है, इसमें आस प्रत्यय लगने से, आस प्रत्यय लगने से ये क्या बन गया, मिठास, मिठास ये बन गए। ये भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, वह, तो, हम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम पूछा गया है। अगर हम मध्यम पुरुष सर्वनाम की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 2 सही होने वाला है। तू क्या है, इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अगर हम वह की बात करें, अन्य पुरुष सर्वनाम, ये क्या है, अन्य पुरुष। हम की बात करें, उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तू क्या है, इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तत्सम शब्द है, प्रभाव, पहिया, परिवहन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है। अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होना है। प्रभाव क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। अगर हम पहिए की बात करें, पहिया हमारा कैसा शब्द है, पुल्लिंग हमारा शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, गुरु के समीप रहकर शिक्षण ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, अंत्यवासी, गुरुकुलवासी, आश्रमवासी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षण ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, गुरुकुलवासी नहीं होगा, आश्रमवासी भी नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, अंत्यवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षण ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अंत्यवासी। और कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं, वाच्य, पदबंध, कारक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर हम बात करें वाक्य के जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा, पदबंध भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा 3 सही होगा। उसे क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। ये कौन सा कारक है, करण कारक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, करण कारक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का अर्थ नौका है, तरुण, तरणी, तरुणी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर नौका का अर्थ पूछा गया है। बताइए। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो तरुण हमारा नहीं होगा, तरुणी भी हमारा नहीं होगा, तो तरुणी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होना है। नौका का अर्थ क्या है, तरुण, तरणी हमारा क्या है, नौका का अर्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और फ्रेंड्स हमारा प्रयास आज यही रहेगा कि हम कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज करा सके, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से ना छूटे और आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाओ। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अब्ज का अर्थ है कमल और चंद्रमा, हानि और अपयश, कमल और प्रतिबिंब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर अब्ज शब्द दिया गया है, आपको इसका अर्थ बताना है। अगर हम बात करें अब्ज शब्द की तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। अब्ज का अर्थ क्या है, कमल और चंद्रमा क्या है, अब्ज का अर्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। आपको यहाँ पर 2 शब्द दिए गए, मंदिर और मंदिरा। आपको बताना है कि इसका अर्थ कौन सा होगा, देवालय, अश्वशाला, देवालय घर, गुफा, कुआं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। मंदिर और मंदिरा। अगर मंदिर और मंदिरा की बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा भी और पांचवा भी नहीं होगा। अगर मंदिर की बात करें इसका अर्थ क्या है, देवालय, और मंदिरा का बात करें अश्वशाला, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। और ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे शुद्ध और अशुद्ध में भी पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आगे भी इसकी आने की संभावना बढ़ जाती है। आपसे पूछा गया कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवियत्री,
कवित्री, कवियत्री, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाला है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री होगा। और कभी कभी ये अशुद्ध और अशुद्ध में भी पूछा जाता है, शुद्ध और अशुद्ध में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत, उच्च, उच्च, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अगर हम बात करें उच्चारण शब्द की, तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। तो उच्चारण शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग प्रयोग हुआ है? उत हुआ है। अगर हम उस उपसर्ग की बात करें, तो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे शब्द क्या कहे जाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन अगर हम प्रत्यय की बात करें, तो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो अगर हम बात करें, उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग लगाए? उत यहाँ पर उपसर्ग लगाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वीर रस का स्थायी भाव है? निर्वेद, उत्साह, क्रोध, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर पूछा गया है वीर रस का स्थायी भाव। अगर हम वीर रस के स्थायी भाव की बात करें, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। वीर रस का स्थायी भाव का है उत्साह। निर्वेद की बात करें, तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव। क्रोध की बात करें, तो रौद्र, रौद्र का क्या है? क्रोध की बात करें, तो रौद्र रस का क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत, अनुनासिक, ह्रस्व, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर पूछा गया कि किसके उच्चारण में, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है? तो किस में लगता है? तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, प्लुत हमारा यहाँ पर आंसर सही होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें, आप चाहे अपने बोलकर भी देख सकते हैं, जैसे राम, ओम, ये शब्द कैसे शब्द है? प्लुत, ये क्या है? स्वर है, और इनमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। अगर हम एक वर्ड में कहें, तो 3 मात्राओं का समय लगता है। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, तो 2 मात्राओं जितना समय किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में लगता है। और अगर हम ह्रस्व की बात करें, तो 1 मात्रा जितना समय किसमें लगता है? ह्रस्व स्वर में लगता है। तो अगर हम प्लुत की बात करें, तो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय किसमें लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? आशीर्वाद, 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 उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर शुद्ध, यहाँ पर शब्द पहचानना है। अगर हम शुद्ध शब्द की बात करें, तो ऑप्शन हमारा 2 नहीं होगा, आशीर्वाद हमारा गलत ऑप्शन है, आशीर्वाद भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो पहले ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, आशीर्वाद हमारा क्या है? शुद्ध यहाँ पर शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। बस हम एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर मेरी वजह से एक भी बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। तो इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। और अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम? यहाँ पर आपको बताना है कि किस समूह में सभी शब्द क्या है? तत्सम। शर्करा, चाकू, किताब, नानी, घोड़ा, काष्ठ, कारीगर, घृत। शर्करा, पवन, अग्नि, ज्येष्ठ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन से यहाँ पर समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम यहाँ पर सभी तत्सम शब्द की बात करें, तो शर्करा भी हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। पवन, अग्नि, ज्येष्ठ, ये क्या है? सभी तत्सम शब्द है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। आपको यहाँ पर गलत पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है? कीर्ति, अपकीर्ति, उत्तम, विरक्त, भौतिक, आध्यात्मिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए अगर हम बात करें विलोम शब्द की, तो कीर्ति का क्या होगा? अपकीर्ति होगा, भौतिक का आध्यात्मिक ही होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होना, उत्तम का यहाँ पर विरक्त नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? आपको यहाँ पर सही क्रम पूछा गया है इतिहास ग्रंथों का।
ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है हमारा मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन 2 की बात करें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये काफी बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्क्रीन पर भी यहाँ पर पूरा नहीं है। आपको बताना है कि इनका कौन से ऑप्शन में यहाँ पर क्रम यहाँ पर सही दिया गया है, बताइए। इन रचनाओं की बात करें तो अगर हम बात करें मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद की रचना कब की गई तो 1913 में इसकी रचना की गई। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो 1929 में इसकी रचना की गई। और अगर हम हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करें, हिंदी साहित्य की भूमिका की रचना 1940 में की गई। और आलोचनात्मक इतिहास की बात करें, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की बात करें तो 1938 में इसकी रचना की गई। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि इनका क्रम यहाँ पर सही नहीं लगाया गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 5 सही होने वाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? चंदायन, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर भी सही क्रम में लगाने हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम सही क्रम की बात करें ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन में हमारा सही इनका क्रम नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथा और पांचवा भी ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम चंदायन की रचना की बात करें तो 1379 में इसकी रचना की गई। अगर हम बात करें मृगावती की, मृगावती की रचना 1503 में इसकी रचना की गई। पद्मावत की बात करें तो 1540 में इसकी रचना की गई। और मधुमालती की बात करें 1545 में इसकी रचना की गई। चंदायन की रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। मृगावती की बात करें कुतुबुन की रचना है और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई। और मधुमालती की बात करें मंजन के द्वारा इसकी रचना की गई। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है? संत साहित्य, सूफी साहित्य, सिद्ध और नाम साहित्य। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा, तो किसे रखा? तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। सिद्ध साहित्य को इन्होंने क्या रखा? इन्होंने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित करके इसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? डॉक्टर वूलर, डॉक्टर गिलक्राइस्ट, डॉक्टर जोन्स। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित करके इसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? तो किसके द्वारा करा दिया गया था? तो ऑप्शन हमारा दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही होने वाला, डॉक्टर वूलर के द्वारा ये काम किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर क्रम में लगाना है। विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, रामलीला नेचू, बर्वे रामायण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 3 1 2 3 1 4 2 3 2 4 1 2 3 1 4। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर तुलसीदास जी की रचनाएं दी गई है और आपको यहाँ पर सही क्रम में इनकी रचनाओं को लगाने को दिया गया है। बताइए। अगर हम बात करें इनकी रचनाओं का सही क्रम, तो अगर हम यहाँ पर पहली रचना की बात करें तो पहले नंबर पर कौन सी आएगी? रामलीला नेचू, इनकी रचना आने वाली है। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर कौन सी रचना आएगी? रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। अगर हम यहाँ पर बात करें तीसरे नंबर पर इनकी विनय पत्रिका आने वाली है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर बर्वे रामायण। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 2, अगर हम बात करें 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो कोई भी ऑप्शन में हमारा यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 5 सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होने वाला है। इनका क्रम सही नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर आपको सूची दी गई है। पहली सूची को दूसरी सूची से आपको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है। अगर हम बात करें सूची नंबर 1 की, तो आपको भक्ति संप्रदाय दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में आपको इनके प्रवर्तक दिए गए। आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन से यहाँ पर भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। निम्बार्का संप्रदाय स्वामी हरिदास, राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बार्काचार्य, हरिदासी संप्रदाय आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। और फ्रेंड्स, हमारी क्लास का ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। बताइए।
अगर हम बात करें यहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय की, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है गौड़ीय संप्रदाय से। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें तो निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी। और हरिदासी संप्रदाय की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो ए का हमारा क्या होगा, ए का हमारा 2 होने वाला है। बी की अगर हम बात करें, बी का हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होने वाला है। सी की अगर हम बात करें, सी का हमारा पहला सही होने वाला है। और डी की अगर हम बात करें, डी का हमारे 4 सही होने वाले हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ए का 2, ए का 2, तो ए का 2 हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो ए का 2 हमारे इसमें भी है और इसमें भी है, दूसरे ऑप्शन में भी। अगर हम बी के 3 की बात करें तो पहले ऑप्शन में हमारा बी का 3 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी क्लास, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, आपको अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।